Hello, my dear students. So let's start with our next topic, the very important theory. There are so many mathematical steps and mathematical expressions in the theory. So pay attention. Refraction at a spherical surface. See, in the previous lecture, I have already given the information about the spherical surface. कि spherical surface क्या होता है, कैसा दिखता है. यहाँ पे हम डायरेक्ट अब सीधा थियोरी पोर्शन से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. लेट्स हैव अ डायग्राम. सपोज चलो ब्लैक पेन से यूज करते हैं. दिस इज अवर spherical curved surface with the principal axis. The center point is given by O. Suppose our object is lying at here. Let's say this is the point P. Our object is lying over here. So यहाँ से ये point object है, तो यहाँ से ये रे जा रहा है और सपोज कि यहां से वो रे रिफ्रैक्ट होके यहां से पास हो रहा है. ठीक है. एट दिस पॉइंट, लेट्स से दिस पॉइंट इज अ पी डैश. यहां पे हमें इमेज मिलेगी. सो यहां पे अगर नोटेशंस करें, सो सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, दैट मीन्स ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, और यहां से ये जो डिस्टेंस है ये हो गया हमारा इमेज डिस्टेंस v. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. ये पॉइंट से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. ये रहा हमारा नॉर्मल. ठीक है. नॉर्मल जो है वो ऑलवेज हमारा सी से पास होगा. लेट्स से कि ये हमारा पॉइंट सी है. ठीक है. चलो, ये जो एंगल है, लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा एंड दिस एंगल इज गामा. यहां पे हमने एंगल बना दिए अल्फा, बीटा एंड गामा. देखो एनसीईआरटी में जो थियरी दी है ना, मे बी आपको वो थियरी समझ में ना भी आए. मेरी जो थियरी थोड़ी अलग मेथड से और इजी मेथड से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. ठीक है. चलो, अब ये हमारा इंसिडेंट रे है. इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल होगा इंसिडेंट एंगल θ1. रिफ्रैक्टेड रे ये है. रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है वो है θ2. ठीक है. वो एंगल कौन सा है, θ2. ओके. अब यहां पे हम क्या करेंगे, देखो ये कर्व सरफेस है, मान लो ए बी. ये पूरी कर्व सरफेस है ए बी. सो अप्लाई स्नेल्स लॉ एट सरफेस ए बी. ठीक है. बाहर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज n1 है और अंदर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज है n2. सो स्नेल्स लॉ क्या है, n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2. ठीक है. अब यहां पे हम एक रूल लगाएंगे कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, ये जो कंडीशन है ना, दिस इज द कंडीशन विच इज यूज्ड इन मैथमेटिक्स. सो बी ग्रुप के स्टूडेंट स्पेशली इसको याद रख लेना कि अगर थीटा बहुत छोटा होता है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, देन वी कैन से sin theta is approximately theta and is approximately tan theta.
ठीक है, अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा होगा और अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा होगा। अब देखो, यहां पे हमारे सारे एंगल जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे कि साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, थीटा, यहां पे अप्लाई करते हैं। सो देयरफॉर n1 थीटा 1 इज इक्वल टू n2 थीटा 2। ठीक है, ये हमें एक अभी कंडीशन मिल रही है, एक ऐसा फॉर्मूला मिल रहा है, इसको बॉक्स बना देते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बॉक्स बना देते हैं। लेट्स से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, देखो, नाउ इन ट्रायंगल, ये जो पॉइंट है, मान लो कि ये पॉइंट है हमारा, लेट्स से दिस इज द ओ डैश, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इन ट्रायंगल पी ओ डैश एंड सी, इन ट्रायंगल पी ओ डैश सी, ट्रायंगल दिखा, ये रहा, ये सी, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। मैं ज्यादा डार्क नहीं करूंगा वरना डायग्राम जो है वो खराब हो जाएगा। सो इन दिस ट्रायंगल थीटा 1 इज एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल है वो, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो ये केस में थीटा 1 को क्या लिख सकते हैं, थीटा 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। एक्सटीरियर एंगल का यही फॉर्मूला बनता है। एक्सटीरियर एंगल मतलब ऐसा एंगल जो ट्रायंगल के बाहर बनता है। सो एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज अंदर के दो एंगल के एडिशन जितना होता है, मतलब एक्सटीरियर एंगल थीटा 1 ऑलवेज अल्फा प्लस बीटा के जितना होगा, ठीक है। तो जैसे मुझे यहाँ पे थीटा 1 की वैल्यू मिल गई, ये वाली, अब मुझे थीटा 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए लिखेंगे इन ट्रायंगल सी ओ डैश पी डैश, ये सी ओ डैश पी डैश, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल में हमारा ट्रायंगल ये है, ये इतना। अब ये ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल कौन है, बीटा, तो लिखेंगे बीटा इज एक्सटीरियर एंगल। तो बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ट्रायंगल के अंदर के जो दो एंगल होते हैं उनके एडिशन जितना, मतलब गामा प्लस थीटा 2। तो इसमें अगर थीटा 2 को सब्जेक्ट बनाए तो थीटा 2 क्या होगा, बीटा माइनस गामा। थीटा 2 क्या हो गया, बीटा माइनस गामा। मतलब मुझे थीटा 1 की वैल्यू मिल गई, थीटा 2 की वैल्यू मिल गई, तो यहां पे एक छोटा सा सेंटेंस लिख देंगे, पुट द वैल्यूज ऑफ थीटा 1 एंड थीटा 2 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलो, n1, अब ये जो थीटा 1 है वो थीटा 1 की जगह क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। सो n1 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू n2, और थीटा 2 की जगह क्या लिखेंगे, तो थीटा 2 की जगह बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, ठीक है। चलो, अब क्या करेंगे, अब यहां पे ये इसको हम दो मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो n1 अल्फा प्लस n1 बीटा इज इक्वल टू n2 बीटा माइनस n2 गामा, ठीक है। चलो, ये वाला टर्म हम ले जाते लेफ्ट में। सो n1 अल्फा प्लस n2 गामा इज इक्वल टू n2 बीटा माइनस n1 बीटा।
सो N1 अल्फा प्लस N2 गामा इज इक्वल टू N2 माइनस N1 इंटू बीटा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बन गया। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे जो अल्फा गामा और बीटा है इसकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो क्या होगा देखो, अब एक काम करो, यहां पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, और यहां पे जो पॉइंट बनता है उसको मैं बोल देता हूं Q। क्या बोलता हूं? Q। और O और Q के बीच में ये जो छोटा सा डिस्टेंस है ना, मैं ये कंसीडर करूंगा कि O और Q एकदम पास पास में है, तो ये दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम ही होंगे। इतना छोटा सा जो डिस्टेंस है ना उसको हम कर देंगे नेगलेक्ट। तो अब देखो क्या होगा, अब यहां पे एक और ट्राइंगल बनेगा। इन ट्राइंगल पी ओ डैश क्यू, मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये हमारा P है, पी ओ डैश क्यू, ये वाला ट्राइंगल। उसमें अगर हम tan अल्फा लिखें तो tan थीटा क्या होता है? ऑपोजिट। तो ऑपोजिट मतलब हमारा हो जाएगा ओ डैश क्यू बाय एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या हो गया हमारा? पी क्यू। ठीक है, ये वाला पी क्यू। फिर यहां पे हम लेंगे एक और ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ओ डैश क्यू सी, उसमें होगा tan बीटा। तो tan बीटा क्या होगा? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो ये हो गया हमारा ओ डैश क्यू बाय क्यू सी। ठीक है, अब ये डिस्टेंस भी हमें लिखना पड़ेगा। यहां पे मैंने नहीं लिखा है कि भाई ओ से लेके हमारा ये सी तक का जो डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का सी है, तो ये इतना हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ठीक है, ये हमने लिखा नहीं था, इसकी जरूरत अभी बाद में पड़ेगी। चलो अभी एक और ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। इन ट्राइंगल पी डैश ओ डैश क्यू, पी डैश ओ डैश क्यू, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, पी डैश ओ डैश क्यू tan गामा। तो tan गामा क्या होगा? ऑपोजिट ओ डैश क्यू बाय एडजेसेंट, मतलब हमारा क्यू पी डैश। ठीक है, अब यहां पे हम कंडीशन लिखेंगे कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगेन वो कंडीशन लिखेंगे। यहां पे जो कंडीशन लिखी थी इफ थीटा इज वेरी स्मॉल वाली, सेम कंडीशन यहां पे अप्लाई करेंगे। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा इज अप्रोक्सीमेटली tan थीटा। ठीक है, मैथमेटिक्स का कंडीशन। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन जो tan थीटा है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम? थीटा। तो tan अल्फा की जगह क्या लिखेंगे? अल्फा इज इक्वल टू ओ डैश क्यू बाय पी क्यू। फिर लिखेंगे बीटा इज इक्वल टू ओ डैश क्यू बाय क्यू सी, और गामा इज इक्वल टू ओ डैश क्यू बाय क्यू पी डैश। ठीक है, tan थीटा की जगह थीटा भी लिख सकते हैं, तो सभी tan थीटा की जगह मैंने सिर्फ थीटा कर दिया। तो अब मुझे अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू मिल गई। ये वैल्यू मैं डालूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन नंबर 2। चलो तो क्या होगा? n1 और अल्फा की जगह हो जाएगा ओ डैश क्यू बाय पी क्यू,
प्लस N2 गामा की जगह डाल देंगे O डैश क्यू बाय क्यू पी डैश इज इक्वल टू N2 माइनस N1 इंटू बीटा की जगह डाल देंगे O डैश क्यू बाय क्यू सी। अब O डैश क्यू तीनों में है तो ये O डैश क्यू कट हो जाएगा, तो बचा क्या, N1 बाय पी क्यू प्लस N2 बाय क्यू पी डैश इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाय क्यू सी। ठीक है, अब यहां पे हम ये नीचे वाली जो क्वांटिटीज है उसकी वैल्यू डालेंगे, जैसे कि N1 बाय पी क्यू। अब पी क्यू क्या है, तो पी क्यू ये डिस्टेंस है यहां से लेके क्यू तक का डिस्टेंस, बट मैंने क्या बोला था कि क्यू और ओ के बीच का ये जो डिस्टेंस है उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, तो पी क्यू को हम पी ओ भी लिख सकते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत छोटा होता है। सो पी क्यू कितना होगा, पी ओ जितना, और पी ओ कितना है, यू जितना, और यू लेफ्ट साइड में इसलिए वो माइनस आएगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, तो पी क्यू की जगह हो जाएगा माइनस यू प्लस N2 बाय क्यू पी डैश। अब क्यू पी डैश लिखो या ओ पी डैश लिखो, क्योंकि यहां से ये लिखो या यहां से लिखो, अगेन ये डिस्टेंस तो छोटा ही है, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है, v, तो क्यू पी डैश को भी हम अप्रोक्सीमेटली क्या बोल सकते हैं, v, तो क्यू पी डैश की जगह v लिखेंगे इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाय क्यू सी। क्यू सी तो इतना छोटा है जिसको हम अप्रोक्सीमेटली ओ सी भी लिख सकते हैं, और ओ सी की पूरी वैल्यू कितनी है, r, और ये सब राइट हैंड साइड पे इसलिए वो आएंगी पॉजिटिव, तो ये हो गया हमारा r। फॉर्मूला को अच्छे से रीअरेंज करें, सो माइनस N1 बाई यू प्लस N2 बाय वी इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाय r। कर्व्ड सरफेस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये है आपका पूरा थ्योरी। टेक्स्ट बुक में एक बार पढ़ लेना। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में भी टेक्स्ट बुक के और हमारे में भी नहीं, 110% थोड़े अलग अलग होंगे। सो जितना इजी फॉर्म में ये थियरी को एक्सप्लेन कर सकते थे उतना इजी फॉर्म में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सो स्फेरिकल सरफेस की थियरी एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इज दिस फॉर्मूला। अब अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 9.6। चलो अब वो देखते हैं। Example 9.6. Light from a point source in air falls on a spherical glass surface. देखो आपके पास एक स्फेरिकल ग्लास सरफेस होगा इस टाइप का, बाहर जो है एयर है, बाहर क्या है, एयर है, बाहर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको हमने क्या लिखा था, N1, तो ये N1 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। ठीक है, चलो ये अंदर का जो मीडियम होता है वो है N2 और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दिया है r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमें दे रखा है। अब ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होगा -100 सेंटीमीटर। एट व्हाट पोजीशन द इमेज इज फाउंड, वी हैव टू फाइंड द इमेज डिस्टेंस v। सो हम क्या करेंगे, अब स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस है तो स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस का एक ही फॉर्मूला होता है ये वाला, तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर देते हैं। क्या है फॉर्मूला, -N1 बाई यू प्लस N2 बाई वी इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाय r।
ठीक है, चलो सो माइनस n1 की जगह डाल देंगे 1 और u की जगह क्या डाल देंगे -100। तो देखो साइन कन्वेंशन तो हमें अप्लाई करना ही है। u कहाँ है लेफ्ट हैंड साइड, तो यहां पे हो जाएगा -100। ठीक है, ये चैप्टर में फॉर्मूला जब डिराइव करते हैं, जैसे कि यहां पे हमने फॉर्मूला जब डिराइव किया था तो हमने यहाँ पे अज्यूम किया था कि u लेफ्ट हैंड साइड पे, इसलिए माइनस, तो इसीलिए ये फॉर्मूला आया था। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है नो डाउट, बट इन दिस चैप्टर फाइनल फॉर्मूला डिराइव किया था तब भी हमने साइन कन्वेंशन लिया था, और सेम फाइनल फॉर्मूला का यूज जब न्यूमेरिकल में करेंगे तो अगेन हम साइन कन्वेंशन तो यूज करेंगे ही करेंगे। यू हैव टू ऑलवेज टेक द साइन कन्वेंशन मेथड, ऑलवेज, फिर वो थियरी हो या न्यूमेरिकल हो। ठीक है, चलो तो ये u हमारे लेफ्ट में था इसलिए u हमने लिख दिया यहाँ पे -100 प्लस n2 की वैल्यू है 1.5 बाय v जो कि हमें फाइंड करना है। n2 की वैल्यू अगेन है 1.5 और n1 की वैल्यू है हमारी 1 बाय r, और r हमारा हो जाएगा 20। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो 1/100 प्लस 1.5 बाय v इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 मतलब 0.5 बाय 20। ठीक है, सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1.5 बाय v इज इक्वल टू 0.5 बाय 20 माइनस 1 बाय 100। ओके, सो लेट्स हैव अ कैलकुलेशन। 1.5 बाय v इज इक्वल टू, ये 100 यहाँ पे चला जाएगा, सो 0.5 इंटू 100 और ये 20 यहाँ पे चला जाएगा तो -20 बाय 20 इंटू 100। सो 1.5 बाय v इज इक्वल टू 0.5 इंटू 100, सो ये हो गया 50 माइनस 20 बाय 2000। सो क्या होगा 1.5 बाय v इज इक्वल टू 50 माइनस 20 30 बाय 2000। तो इसमें से अगर v को सब्जेक्ट बनाते हैं सो v इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2000 बाय 30। सो लेट मी चेक अगेन 1.5। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट इट। 1.5 इंटू 2000 by 30, so the answer is 100 centimeter. This answer is positive, so as we can see this is a very easy example। अगर आपको फॉर्मूला पता है so you can easily make the derivation and you can prove the result। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन बाय अ लेंस, मतलब यहां पे सीधा लेंस स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो हमारा जो लेंस का यहां पे लेंस के बारे में कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू गिव द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द लेंस। फॉर एग्जांपल कि दो टाइप के लेंस होते हैं, ये होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक ये होता है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ऑलवेज होती है पॉजिटिव और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ ऑलवेज होती है नेगेटिव। यू हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग। वन मोर थिंग, कोई भी टाइप का लेंस होगा उसके दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे, एक होगा R1 और एक होगा R2। कॉन्वेक्स लेंस के लिए R1 ऑलवेज होगा पॉजिटिव, R2 होगा ऑलवेज नेगेटिव, जबकि कॉनकेव के लिए R1 होगा ऑलवेज नेगेटिव, R2 होगा ऑलवेज पॉजिटिव।
एंड कोई भी जो लेंस होता है वो लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है उस सेंटर पॉइंट को हम डिनोट करेंगे O से, ठीक है। एंड दिस O इज नोन एज अ ऑप्टिकल सेंटर। ये O क्या होता है हमारा? ऑप्टिकल सेंटर। सो दिस इज द वेरी बेसिक्स ऑफ द लेंस। एक और चीज है, रे डायग्राम्स, जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 327 पे दिए हैं, ठीक है। तो ये रेस को हमें एक बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कितनी टाइप की रेज यहां पे होती है? तो 3 टाइप की रेज होती है। ये O है, यहां पे F1 है, ये 2F1 है, यहां पे F2 है और ये 2F2 है, ठीक है। सो 3 टाइप की रेज है और ये रे हमें याद रखनी है। सपोज की ऑब्जेक्ट है यहां पे, इफ योर रे इज एग्जैक्टली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो ऑलवेज F में से ही पास होगी। कहां से पास होगा? अदर साइड F में से। ये पहले टाइप की रे है। दूसरे टाइप की रे, इफ योर रे इज पासिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, अगर आपकी रे प्रिंसिपल फोकस में से पास हो रही है तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल जाएगी। पैरेलल F में से, F में से पैरेलल। और अगर आपका जो रे है वो ऑप्टिकल सेंटर में से पास होके जा रहा है तो वो कहीं भी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डेविएशन कुछ नहीं करेगा, सीधा ही चला जाएगा। ये रे सीधा ही आगे चला जाएगा। नाउ हियर वी कैन सी कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो सारे के सारे रेज को मर्ज कर सकता है। मतलब कि अगर ये पैरेलल रेज अगर यहां पे देते हैं, all are the parallel rays, so according to concept the rays will meet at some point and this point is known as the F. So here the lens can actually merge the rays. तो यहां पे जो इमेज बनेगी ये इमेज बनेगी रियल। जहां पे रेज एक्चुअल में मिलेंगे वो इमेज बनती है रियल। सो कॉन्वेक्स लेंस जो कि सारे रेज को कन्वर्ज करता है, सो कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस एंड मेनली it produces real image. सो अगर हम, ये तो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में हो गया, ठीक है, ये सब कुछ। अगर यही चीज हमारे कॉन्केव लेंस में होता तो क्या होता? सो यहां पे जो भी रेज है वो डाइवर्ज हो जाती है। अब ये सारी रेज है तो पैरेलल, इसको अगर पीछे ट्रेस करें तो यहां पे, और यहां पे पीछे ट्रेस करो तो यहां पे। सो एक्चुअली में तो रेज यहां से टकरा के दूर चली जाती है एक दूसरे से। ये रेज आई, एक्चुअली में तो रे ऐसे जाएगी। तो यहां पे इमेजिन करना पड़ेगा कि रेज शायद कहीं पे मिल रही होंगी और उसके लिए वो रेज को वापस ऑपोजिट ट्रेस करो, वो यहां पे मिलेंगे F पे। क्यों F पे ही? क्योंकि पैरेलल रे जो है वो ऑलवेज F में से ही पास होगा। अब यहां पे रे तो दूर जा रही है, एक्चुअल में तो ये नहीं मिल रही है। सोचना पड़ता है कि शायद यहां पे मिल रही होगी। तो जब यहां पे रेज के बारे में शायद वर्ड यूज करते हैं तो ये हमारी जो भी इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। सो concave lens is also known as diverging lens. क्यों? क्योंकि रेज को डाइवर्ट कर देता है। एंड
it always produces virtual images. It always produces the virtual images. ठीक है, चलो ये 90% केस में रियल इमेज ही देता है, ये तो 100% तुमको वर्चुअल इमेज ही देगा. ठीक है, तो अब कौन से केस में क्या क्या इमेजेस देते हैं, इसके लिए आपको 10th स्टैंडर्ड की बुक को रिफर करना ही पड़ेगा. सो बेटर इज दैट कि आप लेंस वाला ये जो कंसेप्ट है कि रियल इमेजेस क्या होती है, वर्चुअल इमेजेस क्या होती है, ये कंसेप्ट को एक बार देख लो, है ना. कि देखो लेंस में क्या होता है, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, अगर आपकी इमेज राइट हैंड साइड पे बनती है तो वो ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी. और अगर आपकी इमेज लेफ्ट हैंड साइड बनती है तो वो ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होगी. तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो रियल बनेगी, कहाँ रखेंगे तो वर्चुअल बनेगी. इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स और कॉनकेव में तो पता ही है कि सिर्फ वर्चुअल ही होगी. तो ये टेबल और सब 10th स्टैंडर्ड का जो भी उसको एक बार रिवाइज कर लेना. जितना बेसिक मैंने आपको देना था ये सब दे दिया. ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसके बगैर आपको थियरी में कुछ भी समझ में नहीं आएगा. सो ये सबको एक बार नोट कर लेना और 10th स्टैंडर्ड की बुक को एक बार रिफर कर लेना. उसमें भी कुछ डाउट है 10th स्टैंडर्ड की बुक में, सो यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन. ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स.